नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों का हंस वाहिनी जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय इतिहास को और भारतीय इतिहास के अंदर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, एक तो ये ध्यान रखिए, हमारा जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध अध्ययन है। हम थोड़ा पढ़ लेंगे, हो सकता है ना, हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे वो क्रमबद्ध पढ़ेंगे ताकि किसी भी प्रकार के विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आए, जो भी चीज़ पढ़े उसमें कोई समस्या नहीं आए। तो साथियों, बिना किसी भूमिका के अपने बिंदु पर आ जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ बातें हैं बिंदु के संबंधित करनी है। तो शुरू करते हैं साथियों अगला बिंदु। और बिंदु क्या है, यानी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं साथियों भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, और जिसका नाम है साथियों प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के तहत हमने पढ़ लिया, यानी हम मगध के ऊपर के शासक पढ़ रहे थे, अभी पूरा नहीं हुआ मगध, है ना। अभी तक हम मौर्य काल तक पढ़ चुके हैं साथियों। तो अब आपके दिमाग में यहीं से एक प्रश्न शुरू हो गया, यानी कि मौर्य काल समाप्त हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ। एक बात जरूर आप लोगों को याद है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृद्धरथ, उसकी हत्या कर दी गई थी एक व्यक्ति के द्वारा। उसका नाम था साथियों पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो उसी व्यक्ति से हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक का क्या नाम डालें भैया, टॉपिक का क्या नाम डालें? तो साथियों हमारा जो बिंदु है इसी के तहत, भारतीय इतिहास के तहत, वो है मौर्योत्तर काल। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों मौर्योत्तर काल। अगर अपन बात करें मौर्योत्तर काल की, अब ये मौर्योत्तर काल क्या है भैया, देखते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है, देखिए मौर्योत्तर, बात किसकी है, मौर्योत्तर काल की। अब जैसे ही शब्द आया मौर्य, योग उत्तर से बना है, मौर्योत्तर हो गया। लेकिन शब्द अर्थ क्या दे रहा है, मौर्य माने मौर्य, एक तो मौर्य का समय था, उत्तर माने बाद में, तो मौर्योत्तर काल। ठीक है, इसे हम कहेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है साथियों मौर्योत्तर काल। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब मौर्योत्तर काल की बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। राजवंश के तहत सबसे पहले शब्द का अर्थ तो आपने जान लिया, मौर्योत्तर यानी मौर्य के बाद में। राजवंश शासन क्रम, शासन क्रम, जैसे कि हमारी जो शैली है हम उसी रूप में इसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। राजवंश शासन क्रम। ठीक है, और यहां पर जो राजवंश का शासन क्रम था वो क्या था, मैं एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को पहले ही बता देता हूं ताकि आप उस ट्रिक से भी याद कर लो। शुक सात है, शुक सात, बस ये ट्रिक याद करना। शासनों के, यानी यहाँ पर आने वाले और कौन से राजवंश आएंगे मौर्योत्तर काल के तहत, मौर्योत्तर काल के तहत यहाँ पर और कौन से राजवंश आने वाले हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ लेते हैं साथियों शुक सात। ठीक है, अब ये शुक सात भला क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको सु से लेना होगा साथियों। आपका एक वंश है जिसका नाम है शुंग राजवंश। ठीक है, ये लीजिए, कौन सा राजवंश, शुंग वंश। कौन सा वंश आएगा, शुंग वंश। ठीक है, तो ये लीजिए, आपने पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन सुना तो कई बार, लेकिन फिर भी। उसके बाद अगर अपन बात करें साथियों कैसे, तो ये है कण्व राजवंश। क्या है, कण्व राजवंश। ठीक है, तो ये लीजिए आपका हो गया कण्व राजवंश। ठीक है, कैसे, और उसके बाद ये साथियों सात, सात से क्या हो जाएगा, सातवाहन। ये लीजिए सातवाहन राजवंश। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजवंश लिख दो चाहे वंश लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, सीधा वंश लिख देना, राजवंश लिखने की जरूरत नहीं। कण्व वंश, ठीक है, राजवंश तो है ही है। कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कण्व वंश तो भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये लीजिए। ओके, बात क्या थी, मूल ये थी कि भारतीय इतिहास का टॉपिक मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बारे में हमने पढ़ लिया, असीन मौर्य, चारों राजवंश पढ़े, है ना, सॉरी, असीन मौर्य, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, चारों पढ़ लिए। अब हम मौर्योत्तर काल के बाद में शासन क्रम शुक सात है, पहले शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद साथियों कौन सा, सातवाहन वंश। याद हो गया। एक अगला बिंदु आएगा, इन तीनों राजवंशों का संस्थापक। बहुत बार क्या होता है
कि प्रश्न अंदर जाते ही नहीं है ना, पेपर सेटर वाले पेपर जो सेट करते हैं वो यहीं पर ही प्रश्न बना लेते हैं कि इनका संस्थापक कौन है। तो शुंग वंश की बात करोगे साथियों तो यहाँ पर आपको मिलेगा पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापना। कण्व वंश की बात करोगे तो इसके बारे में तो कुछ जानना ही नहीं है, इतनी सी बात मिलती है वासुदेव, बहुत ही महत्वपूर्ण, और तो इसके बारे में कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है, और वासुदेव ही मिलता है यहाँ, और कुछ ज्यादा जानकारी मिलती ही नहीं है। आगे अपन बात करेंगे ना, यानी इस वंश के अंतिम शासक को जब ये है ना इसका सेनापति होता है उसको हरा करके फिर ये क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। वो वासुदेव की हम चर्चा करने वाले, सिर्फ इतनी ही चर्चा और कुछ है ही नहीं। सातवाहन के अंदर साथियों आपको पढ़ना पड़ेगा एक शासक जिसका नाम होगा शिमुख। क्या नाम होगा साथियों, शिमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण है शिमुख, ठीक है। तो देखिए बस मात्र आप लोगों को यानी कि 3 राजवंश पढ़ने, छोटे छोटे ले लेंगे, एक वंश थोड़ा सा बड़ा होगा, बाकी छोटे छोटे में दोबारा सुन लीजिए। शुंग वंश का कौन संस्थापक है, पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश का कौन है, देखिए कैसे याद करोगे, शुंग, शुंग किसको, पुष्य, पुष्य माने पुष्प, है ना, देखिए याद करने का तरीका देखिए, पुष्य पुष्य पुष्प, पुष्य माने पुष्प, और पुष्प में क्या आता है, उसको सूंघेंगे हम, सूंघेंगे तो ये आ गया। कण्व वंश, देखिए कण्व वंश, इसको आप कैसे याद करोगे, कण्व वासुदेव, कैसे कृष्ण, देखो कैसे कण्व और कैसे कृष्ण, और कृष्ण कौन है, वासुदेव है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और वासुदेव आपका राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में चौहान वंश का प्रवर्तक भी साथियों कौन है, वासुदेव है। सपात लक्ष्य, सांबर झील, 551 शुभ, बिजोलिया शिलालेख, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, चाहमान शब्द की व्याख्या, जयानक, ठीक है, पृथ्वीराज विजय, आसोपा, चारों तरफ है इसलिए क्या है ना, चाहमान कहा गया था, ठीक है, सभी आपको पता है, एक एक चीज का पता है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो कण्व वंश वासुदेव, ये वो आपने वो वासुदेव कौन सा है, यानी राजस्थान के इतिहास में है। और ये सातवाहन शासक कौन सा साथियों, शिमुख है, सह से शिमुख, सह से सातवाहन, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। सो दोबारा देख लीजिए, शुंग, शुंग है कि नहीं, पुष्प ने, तो पुष्यमित्र, कण्व वासुदेव। एक साथियों आप लोगों ने है ना, हाँ, पुष्यमित्र वैसे भी पढ़ा होगा, पुष्यमित्र वैसे वो था आपका, यानी जब हम है ना एक झील का निर्माण करवा रहे थे, आपको पता होगा सुदर्शन झील का, है ना, वो वहां का राज्यपाल था, सीएम का, ठीक है, सीएम का मतलब जानते हो। तो कण्व वंश वासुदेव, ठीक है, कण्व कैसे कृष्ण वासुदेव, और सातवाहन कैसे शिमुख, बस यहाँ की बात याद हो गई। लीजिए साथियों 1 नंबर वंश को शुरू कर देते हैं, बिना किसी भूमिका को बनाए हुए हम मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले यानी 1 नंबर यानी अपना राजवंश शुरू हो रहा है, और उस राजवंश का नाम क्या है साथियों, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका नाम है शुंग वंश, शुंग राजवंश। अगर शुंग राजवंश की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर देखिए कालक्रम के बारे में यहाँ काफी विवादास्पद चीजें मिलेगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना, 185 से 84 से लेकर के ये आप लोगों को मिल जाता है 75 BC तक, 75 BC तक का ये जो शासन काल है ये रहता है साथियों शुंग राजवंश का। एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी अभी हमने बात की है वो आएगी संस्थापक, ठीक है, जो मैं दोबारा दिखा रहा हूं क्योंकि ये इस प्रकार अगर हम लिखते हैं ना तो धीरे धीरे मामला दिमाग में सेट हो जाता है। संस्थापक कौन है साथियों, पुष्यमित्र, यानी सूंघना है तो पुष्य, पुष्प को सूंघेंगे, मित्र के साथ सूंघेंगे तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ये इसका क्या साथियों संस्थापक है। और स्थापना की कब थी उसके बारे में मैं थोड़ा इस शासक को लूंगा तो फिर वहां आगे कर लेंगे। तो 185 84 75 BC, ठीक है, शुंग राजवंश की स्थापना हो गई है, ठीक है। अब ये कौन कैसे भी क्यों भी वो सारी बात अपन इस शासक के बारे में करते हैं। तो अब अगला पॉइंट हमारा क्या हुआ साथियों, अगला पॉइंट यहीं पर शुंग राजवंश में हम 1 नंबर शासक को उठाते हैं, सीधा का सीधा वहां से उठाओ और यहाँ ला करके इसे पटको धीरे से, है ना, पुष्यमित्र शासक शुंग, पहला शासक है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। अब इस पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। कहते हैं कि ये 185 के अंदर मगध के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर क्या बनता है साथियों, राजा। तो उसी के बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। एक तो ये ना राजा कब बनता है इसके प्रति थोड़ी सी बात आप लोग याद कर लेना। 100 यानी कि
85 84 वाली दोनों कहानी आती है, तो आप 84 लिखो चाहे 85, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 184 में गद्दी पर बैठ जाता है और फिर क्या कर लेता है साथियों, ये लगभग कहते हैं 36 वर्ष तक क्या करता है साथियों, शासन करता है। कितने वर्ष तक? 36 वर्ष तक शासन करता है। इसकी मृत्यु का उल्लेख जब आप पढ़ोगे ना, इसका उल्टा हो जाएगा। 84 का उल्टा क्या होता है? 84 का उल्टा 48। इस प्रकार याद कर लीजिए चीजों को, कभी भूलोगे नहीं। 148 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये शासनकाल आपसे कोई नहीं पूछेगा, फिर भी आपको ना एक आत्मिक शांति के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। उसके बाद देखिए, यानी कुल मिलाकर के ये 36 वर्ष तक क्या करता है, 36 वर्ष शासन करता है। कितने वर्ष? 36 वर्ष शासन करता है। इसके बाद इसके संबंधित और दूसरी बात ये क्या है साथियों, तीसरी बार लिख रहा हूं, संस्थापक है। और किस वंश का संस्थापक है वो आप लोगों को पता चल गया। यानी कि ये अगर अपन बात करें 185 और ये आपको मामला 84 वाला भी मिलेगा। BC को मौर्य शासक वहां पर आप कह सकते हो अंतिम मौर्य शासक है भी सकते हो। बृहद्रथ को गद्दी से हटाकर शासक बनता है। शासक गद्दी से हटाकर क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये बृहद्रथ का क्या होता है साथियों, अमात्य, आप लोग इसे सेनापति कह सकते हो, सेनापति, ठीक है, प्रधानमंत्री इत्यादि शब्दों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है कि व्यक्ति प्रभावशाली था। तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसको हरा करके अमात्य, इसका सेनापति जिसका नाम था, क्या नाम था साथियों, नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना कर दी गई मगध के ऊपर साथियों, ठीक है। अब देखिए इस पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ जानकारियां जो हमारे पास संगठित है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो ये पुष्यमित्र संघ का जो काल है ना, इसका काल ध्यान रखना साथियों, वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है भैया, वैदिक पुनर्जागरण, ये बात ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक पुनर्जागरण का काल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है इसके काल को, क्योंकि यहाँ पर वैदिक धर्म धीरे धीरे वापस क्या आया था, अस्तित्व में आया था। बीच में बौद्ध धर्म इत्यादि जैन ज्यादा फैल गया था, तो यहाँ पर वैदिक धर्म पर पुण्य क्या दिया गया, बल दिया गया। तो कुछ प्रथाएं भी वापिस शुरू हो गई थी, यहाँ कुरीतियां भी शुरू हो गई थी। लेकिन आप ध्यान रखिए, पुष्यमित्र शुंग का जो काल था वैदिक पुनर्जागरण का क्या था साथियों, काल था, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को मैंने अलग अलग तरीके से सजोया हुआ है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करेंगे, कुछ तथ्यात्मक चर्चा कर लेते हैं। एक तो साथियों इसका दरबारी, सबसे पहले लिख लो, एक दरबारी था, इसके दरबार में रहता था, दरबारी लिखो, दरबार में रहता था, जिसका नाम था साथियों पतंजलि। याद आ रहा होगा आप लोगों को, पतंजलि जैसे ही नाम आया है, महाभाष्य के रचनाकार। और एक चीज मैं और नाम लूं तो आपको आ जाएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक या प्रणेता, ठीक है। योग दर्शन के आप लोगों के प्रवर्तक या प्रणेता कौन थे साथियों, पतंजलि थे। याद आ गया ना, जैसे ही योग आया तो आपके दिमाग में दर्शन आ गए। कितने दर्शन? 6 दर्शन आ गए। आप लोग फटाफट बोलना शुरू कर दो कि शाक्य, न्याय, योग, ठीक है, वैशेषिक, जैमिनी और आपके साथियों अगर अपन बात करें, एक तो मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो 2 होगी, वैशेषिक हो गया, शाक्य, न्याय, योग हो गया। अब इनके प्रवर्तक कौन कौन है? शाक्य कपिल मुनि, ठीक है, न्याय गौतम, योग क्या हो गया साथियों, पतंजलि। और उसके बाद आप 3 और पढ़ोगे, वैशेषिक कणाद या उल्लुक। और उसके बाद मैंने आपको बताया क्या साथियों, 2 बताया, यानी कि एक का तो जेमिनी, जैमिनी,
आपका क्या हो गया साथियों, मीमांसा या पूर्व मीमांसा, या मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का क्या हो गया, बादरायण। बस यही तो कहानी थी, ऐसे याद हो जाती है अगर आप कोशिश करोगे तो वैदिक पुनर्जागरण का काल है माते सेनापति, ठीक है, ध्यान रखना। दरबार है ना में कौन रहता था, पतंजलि। महाभाष्य के ये क्या है साथियों, रचनाकार है। योग दर्शन के ये क्या है, प्रवर्तक है, तो ध्यान रख लेना। अब उसके बाद अपन इसके दरबार से संबंधित चर्चा करते हैं। इसके समय क्या होता है, इसके समय साथियों एक क्षेत्र है जिसका नाम है विदर्भ। क्या नाम है, विदर्भ, ठीक है। विदर्भ ये कहां पर है भैया, एमएच है। एमएच का मतलब महाराष्ट्र में है और लगभग 11 जिले महाराष्ट्र के। वर्तमान में चर्चा करें तो विदर्भ वाला जो क्षेत्र है अब भी, ठीक है, 11 जिले हैं। और ये विदर्भ है ना, होता यूं है, मैं क्या बता रहा था कि इस विदर्भ के अंदर क्या होता है साथियों, यहाँ पर मैं सीधा इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ये वर्तमान की बात है, आप समझ लेना। और इस विदर्भ में क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। तो इस विद्रोह का किया जाता है दमन। अब दमन कौन करेगा, इसका पुत्र साथियों, इसका पुत्र, और इस पुत्र का नाम है अग्निमित्र। क्या नाम है, अग्निमित्र। नाम क्या इसका, पुष्यमित्र खुद का नाम, और इसके पुत्र का नाम क्या, अग्निमित्र। जैसे ही अग्निमित्र आ गया, आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, दबी हुई है, जैसे ही मैं लूंगा कि हाँ रे ये आ गई, क्या था, मालविका अग्निमित्र, है ना। जैसे ही अग्निमित्र का नाम आया, आपके दिमाग में तुरंत नाम आ गया मालविका अग्निमित्र, और मालविका अग्निमित्र आया तो कालिदास आ गया। संस्कृत के महान कवि कालिदास, रघुवंश, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्र, ऐसी महाभयानक जिनकी रचना अभिज्ञान, शाकुंतलम इत्यादि चीजें, ठीक है। तो पुत्र का नाम क्या साथियों, अग्निमित्र, ठीक है। इस विदर्भ के अंदर जो विद्रोह हुआ, इसकी जानकारी का स्रोत भी यही है। जानकारी कहां से मिलती है, मालविका अग्निमित्र से साथियों। मालविका अग्निमित्र से, ठीक है। और ये किसकी रचना है, बताने की क्या आवश्यकता है, कौन नहीं जानता इस महान पुरुष को, ठीक है, कौन नहीं जानता कालिदास को। जब यानी साहित्य की बात आती है ना, साहित्य प्रेमी इसका नाम बड़े आदर से लेते हैं, मालविका अग्निमित्र। मालविका नामक एक महिला थी इनकी, और अग्निमित्र ये खुद थे, कौन, ये अग्निमित्र, ठीक है। तो इसकी रचना ये कौन है साथियों, कालिदास ने इसको लिखा है, ठीक है। तो इसके अंदर जानकारी मिलती है कि विदर्भ में विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का दमन किसने किया, इसके पुत्र अग्निमित्र ने किया। अग्निमित्र साथियों यहाँ विदर्भ का क्या था, अग्निमित्र, ध्यान रखना, विदर्भ का क्या था, राज्यपाल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अग्निमित्र विदर्भ का क्या था, राज्यपाल। विदिशा का राज्यपाल का भी उल्लेख मिलता है, विदिशा का भी क्या मिलता है साथियों, राज्यपाल का उल्लेख मिलता है, चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक की बात, मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपके समझ में भी आ गई और पूरी भी हो गई। 1 मिनट में रिवाइज करवाऊंगा। शुंग वंश को पढ़ रहे हैं, संस्थापक की चर्चा कर रहे थे। पहले शासक पुष्यमित्र शुंग, 84 से 48 उल्टा कर लेना, 85 भी है साथ में, ध्यान रखना। 36 वर्षों तक शासन, संस्थापक 85 से 84 बीसी को मौर्य शासक बृहद्रथ को गद्दी से हटाकर शासक बन गया। अंतिम इसका सेनापति अहमद था। ये काल वैदिक पुनर्जागरण का काल इसके काल को कहा जाता है। दरबार में पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार थे, योग दर्शन के प्रवर्तक है वो। योग दर्शन 6 दर्शन बता दिए। अगर आपकी इच्छा होती है तो आप भी बिना देखे कमेंट में लिखिए, है ना। दरबारी पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार, योग दर्शन के प्रवर्तक हो गए, दोबारा सॉरी। इसके समय विदर्भ महाराष्ट्र में क्या होता है, विद्रोह होता है, उसका दमन कौन करता है, इसका पुत्र अग्निमित्र। और अग्निमित्र से आपको याद आया मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र से ही ये जानकारी का साथियों क्या है, स्रोत है, इससे ही पता चलता है कि यहाँ पर विद्रोह हुआ था। लीजिए, ये बात आप लोगों को पता चल गई है। अब लेते हैं कुछ और जानकारियां, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इससे संबंधित कुछ अच्छी फैक्ट है, और वंश पूरा हो जाएगा इसके साथ ही, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। इसलिए देखिए, पुष्यमित्र शुंग की बात हम कर रहे हैं साथियों। कहते हैं कि इसके समय हुए थे यूनाना, मतलब अगर अपन बात करें यहाँ पर यवन आक्रमण हुआ था। इसके समय क्या हुए, यवन आक्रमण, ठीक है, यवन आक्रमण। कहते हैं कि यवन आक्रमण हुए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, यवनों को पराजित कर दिया। इन्होंने यवनों को क्या कर दिया, पराजित। ये जानकारी के स्रोत, अरे वाह, ये कहां से जानकारी मिलती है, इतना तगड़ा काम कर दिया, इसने यवनों को पराजित कर दिया। तो ये जानकारी कहां से मिलेगी साथियों, एक तो महाभाष्य से मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना साथियों।
महाभाष्य। अभी अभी मैंने इस महापुरुष की चर्चा भी कर ली है, महाभाष्य। और आपने अभी अभी बात की पतंजलि, है ना, पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार। तो ये एक मिलता है साथियों। अगर अपन बात करें गार्गी संहिता, गार्गी संहिता, इसके रचनाकार के भी यहाँ दो बातें मिलेगी, गर्ग मुनि भी मिलता है और कात्यायन बहुत महत्वपूर्ण है इसके रचनाकार, गार्गी संहिता। और उसके बाद अपन चर्चा करें मालविका अग्निमित्र। अभी अभी हम चर्चा कर चुके हैं मालविका अग्निमित्र, ये लीजिए, ठीक है। इसके रचनाकार तो कौन नहीं जानता। तो यवनों का पराजित किया, ये बात यहाँ जानकारी मिलती है। ये जानकारी के क्या साथियों स्रोत है, ठीक है। और भी बता दूंगा, साथ साथ में सब कुछ याद करवा दूंगा, अलग से जरूरत ही नहीं है। तो यवन आक्रमण, यवनों को पराजित किया इसने, ठीक है। अब एक इतनी जानकारी तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर यवन शासक कौन था आक्रमण करने वाला, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। यवन शासक कौन था, तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ अनुमान लगाए गए कि ये जो यवन शासक था ना साथियों, वो था मिनांडर। कौन था, मिनांडर। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आ रहा है ये जो नाम मैं लिख रहा हूं ना साथियों, मिनांडर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिनांडर, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है शब्द मिनांडर, ठीक है। कौन सा शासक है, यवन शासक है ना। यवन, इंडो ग्रीक कहेंगे, हिंद यूनानी भी कहा जाता था इनको। तो यवनों को पराजित यहाँ पर इन्होंने किया। इस शासक का मैंने नाम लिया। और देखिए कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये नहीं आया था, डेमीट्रियस नामक एक शासक था, उसने आक्रमण किया था। तो ये विवाद का विषय तो बना ही रहता है। डेमीट्रियस, इतिहास में ये मामला तो चलता रहता है साथ साथ में, ठीक है। डेमीट्रियस नामक यूनानी शासक वो आया था। लेकिन हमें इस डेमीट्रियस को केवल पढ़ना है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना, इस पर गौर करना। ये मिनांडर साथियों ध्यान रखना। अब मैं इस मिनांडर को ले रहा हूँ, कुछ अच्छी बातें इसकी बता रहा हूँ। ओब्लिक नहीं है, ध्यान रखना, ये अलग है, ओब्लिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये इसने आक्रमण किया था, कुछ ने कहते हैं इसने किया था, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारियां यहाँ पर मिलती है। और वो क्या मिलती है साथियों, मिनांडर है ना, प्रथम इंडो ग्रीक शासक था साथियों। हालांकि विदेशी आक्रमण और होंगे, उसमें मैं आपको इनको बारे में थोड़ी और चर्चा कर लूंगा जैसे ही समय मिलेगा तो, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ करनी जरूरी है। प्रथम इंडो ग्रीक शासक था, इंडो ग्रीक शासक जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। प्रथम शासक था साथियों जिसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ग्रहण कर लिया। कितनी जबरदस्त बात है, तो ये ध्यान रखना। इसलिए ये प्रथम इंडो ग्रीक शासक था। और यही साथियों मिनांडर ने ही साथियों सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए भारत में, सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको एक और बता दी है, अगर आपने इसको धैर्य से पढ़ा है तो। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए किसने, मिनांडर ने ही चलाए थे। और साथियों एक अच्छी बात बता देता हूं, मिनांडर से संबंधित एक रचना मिलेगी आप लोगों को, यानी जो बौद्ध ग्रंथ होते थे ना, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। मजा आ जाएगा चीजों को, अरे भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथों में इसे कहा गया मिलिंद। बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया साथियों, मिलिंद कहा गया है। क्या कहा गया है, मिलिंद कहा गया है। और अभी आपको पता चलेगा ये मिलिंद कहा गया, तो एक नाम आ रहा है मैं ले रहा हूं, आपको तुरंत पता चलेगा। जैसे ही मिलिंद कहा गया तो आपके दिमाग में एक चीज आई है, मैं इस चीज को थोड़ा इधर लिखना चाहूंगा, इधर, ठीक है। आपको दिखाई दे देगा, इधर नहीं देगा, यहां पर लिख रहा हूं, आप इसके नीचे लिख लेना मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो। थोड़ा सा सॉरी, इसको मैं मिटा ही देता हूं, दोबारा सुन लीजिए। यवन आक्रमण की चर्चा करिए, यवनों को पराजित यहाँ पर इसने कर दिया। जानकारी के स्रोत महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्र, इसको आप लोग याद कर लेना। यवनों को इन्होंने क्या कर दिया, पराजित किया था। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि अपन बात कर रहे हैं साथियों। इसके बाद शुंग राजवंश का जो शासक था, यानी जिसका नाम क्या था साथियों, पुष्यमित्र, ठीक है। ये देखो शुंग राजवंश में हम पुष्यमित्र को पढ़ रहे हैं, इसको मत भूल लेना भैया, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी से सारी मैंने जोड़ी है। अब देखिए इसको थोड़ा और ले लेता हूं,
एक रचना है साथियों जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ये नाम आपने सुना होगा, ये मिलिंद पन्हो रचना है। और ये मिलिंद जो पन्हो जो है ना पुस्तक है, एक पुस्तक, इसके जो लेखक है ना साथियों ये है नागसेन। इस पुस्तक के जो लेखक है वो है नागसेन। इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? नागसेन। समझ में आ चुका है। अब इसके अंदर ये मिलिंद कौन है? ये जो मिलिंद देख रहे हो ना, देखो मिलिंद, अभी मैंने कहा बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? मिलिंद। तो ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जो कि किस भाषा में साथियों? पाली भाषा में है। ठीक है, थोड़ा सा व्यवधान है, सॉरी। हाँ साथियों, थोड़ा सा फोन का व्यवधान बीच में आ गया था, क्षमा चाहता हूँ। ये एक तरीके से विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन तो है ये। ठीक है, तो देखिए शुंग राजवंश की चर्चा हम कर रहे थे, एक शासक की चर्चा कर रहे थे। शासक का नाम अभी अभी मैंने आप लोगों को पुष्यमित्र शुंग बता दिया था। इसकी मैं चर्चा ये कर रहा था कि इसके समय यवन शासक का आक्रमण हुआ। मिनांडर, अधिकतर इस बात के लोग समर्थक है, और ये है ना, हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये डिमीट्रियस था, इसने यहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ लोग और भी नाम बताते हैं। तो प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध ग्रंथों को इसने धारण किया। मिलिंद, इसे बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? मिलिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलिंद। फिर मैंने कहा ये देखे मिलिंद पन्हो, इनकी ये बौद्ध ग्रंथ है साथियों। एक मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। और ये ग्रंथ पाली भाषा में पुस्तक है ना, एक तरीके से ग्रंथ या पुस्तक। तो इसके लेखक कौन है? नागसेन। तो इसके अंदर ये जो मिलिंद है ना, मिलिंद, तो ये और कोई नहीं है, ये मिनांडर है। कौन है साथियों? मिनांडर है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात मैं ये बता रहा हूं। और यहां पर होता क्या है, इस अगर पुस्तक के खुद के नाम की चर्चा करें ना, तो इस पुस्तक के नाम का अर्थ क्या होगा? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो मतलब अगर हिंदी इसकी कर दे अपन अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा साथियों मिनांडर के प्रश्न। मिनांडर के प्रश्न, पन्हो का अर्थ होता है प्रश्न। ठीक है, तो ये मिनांडर के तो प्रश्न थे। तो अब आपको पता चल गया उत्तर किसके थे? बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे थे दर्शना। किसने? देखो कोई चीज ग्रहण कर रहा है तो उसके बारे में, अरे भैया आप भी कोई चीज जाकर लाते हो मार्केट से, तो अगले से पूछते हो ना ये कैसी है, क्या है, कैसी है, क्या क्वालिटी है, ये क्या करेगी, इसका क्या फायदा है, गारंटी वारंटी सब पूछते हो आप लोग। ठीक है, फलाना ढिमकाना कितना चलता है, कितनी चमक है, रंग उतरेगा या नहीं उतरेगा, है ना, ये प्रचलन में कितनी का है ना, मार्केट में ये कितनी बिकती है, कौन कौन ले गया है, फलानती लेगी के फलानियों ले गयो, इसी बात आप करा को नहीं करा। ठीक है, तो उसी प्रकार ये मिलिंद बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछता है। मिलिंद का मतलब मिनांडर है, मिनांडर के प्रश्न है। और उत्तर किसके होंगे साथियों? नागसेन के। किसके उत्तर होंगे? नागसेन के, जो कि कश्मीरी विद्वान है। ध्यान रखना, नागसेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितनी अच्छी जानकारियां दी आप लोग, इन्हें रट नहीं सकते, समझ सकते हो इस प्रकार। ठीक है, तो ये मिलिंद पन्हो के रचनाकार नागसेन है। और मिलिंद पन्हो में क्या है? मिनांडर के प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा के अंदर है, पुस्तक के लेखक नागसेन है। बात समझ में आ गई? तो देखिए कहाँ कहानी शुरू की थी, कहाँ ले जाकर हम कहानी को रोक रहे हैं, एक बार यहाँ पर रोक देते हैं। अब अपन कुछ और आगे की जानकारियां लेते हैं इसी शासक से संबंधित साथियों। ठीक है, एक मैंने शब्द आप लोगों को बताया इंडो ग्रीक। इस शब्द का अर्थ तो जानते हो ना तुम लोग, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक का क्या हो जाएगा? हिंद है ना, हिंद यवन, सॉरी यूनानी नहीं, हिंद यवन। ठीक है, हिंद और यवन। ठीक है, ये लीजिए हिंद यवन, इसे कहते हैं इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक। ओके साथियों, आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां ले लेते हैं। शुंग वंश को पढ़ रहे हैं और पुष्यमित्र शुंग के बारे में बड़ी बड़ी जानकारियां सारी आ गई पुष्यमित्र शुंग के बारे में। अब मैं कुछ जानकारियां और इसके वंश से संबंधित भी और इनसे संबंधित भी ले लेते हैं। जानकारी के स्रोतों के तहत बात करते हैं साथियों। देखिए अगर अपन बात करें शुंग राजवंश के इतिहास के स्रोत, जानकारी के स्रोत, इतिहास जानकारी के स्रोत ये लीजिए। अब इनमें सबसे पहले अगर चर्चा करेंगे तो एक तो साथियों आता है अयोध्या का लेख। अयोध्या का लेख, और जैसे ही अयोध्या दिमाग में आया तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, अयोध्या के अंदर आज ही एक नया मामला था। आपको पता है अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो ढहाने का मामला था। ठीक है,
और वो जो केस चल रहा था बहुत सारे लोगों पर, अब उनको सभी को क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया आज ही, है ना। हाई कोर्ट का ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, तो देखिए बात ये मैंने आपको थोड़ी सी करंट जी के बताई है, बाकी और ज़्यादा बहुत सारे लोग थे इनके अंदर, बड़े बड़े नेता दिग्गज शामिल थे, है ना। तो वो अपन बात इसके बारे में करंट जी के भी करने वाले हैं। तो अयोध्या लेख, ठीक है, ये अयोध्या लेख है साथियों। इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे दो जानकारी मिलती है। एक तो हमें ये जानकारी मिलेगी किसके बारे में, यह अयोध्या लेख में बारे में 2 अश्वमेध यज्ञ करता है ये, 2 अश्वमेध, और एक नाम मिलेगा साथियों धनदेव नामक राज्यपाल, ठीक है इसका। तो एक तो 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है, 2 अश्वमेध की जानकारी, अश्वमेध लिख दिया, अब यज्ञ लिखने की जरूरत नहीं है, की जानकारी, ठीक है। और एक चीज आपको मिलेगी धनदेव नामक राज्यपाल नामक इसका था राज्यपाल, यानी एक तरीके से ये दोनों ही बातें साथियों आपकी किससे संबंधित है, जिस शासक से संबंधित है उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है साथियों, पुष्यमित्र शुंग। तो पहली बात मैंने बताई अयोध्या के लेख से संबंधित साथियों। उसके बाद भी एक और आप लोगों की जानकारी के स्रोत के रूप में मैं आप लोगों को और बताऊंगा, बीच में इनकी उत्पत्ति की भी 2 तथ्य बता देता हूं। वैसे अपन जानकारी के स्रोत की बात करें तो एक आएगा वैशनगर अभिलेख, वैशनगर लेख या अभिलेख या स्तंभ लेख, इसे कहते हैं वैशनगर लेख, ठीक है। इसकी चर्चा मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां बता देता हूं, ज्यादा नहीं करूंगा साथियों। विदिशा एमपी में ये वैशनगर अभिलेख, ठीक है, अपन चर्चा करेंगे। सांची के स्तूप के मात्र 4 मील दूर ये स्थित है, ठीक है। और ये वैशनगर लेख विदिशा जो कि किसका, एमपी का साथियों क्या है, मतलब जिला है विदिशा और एमपी में है, ठीक है। तो अगली एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, वैशनगर लेख से संबंधित आगे चर्चा करूंगा। एक शासक आएगा इन्हीं का ही, भागभद्र, क्या नाम आएगा, भागभद्र, उसके बारे में तो थोड़ा सा मैं यहाँ कम जिक्र करूंगा, आगे विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि भागभद्र के समय एक यवन जो पाटलिपुत्र का शासक होता है साथियों, पाटलिपुत्र के शासक का राजदूत आता है, अपन बात करेंगे हेलियोडोरिस ना, है ना। तो उसके समय हम चर्चा वहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग उस तक तो रुकिए एक बार, तो वैशनगर लेख के बारे में यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। उसी प्रकार साथियों एक आएगा वैशनगर विदिशा की हम चर्चा करेंगे, इसी का नाम गरुड़ स्तंभ लेख भी मिलेगा, आप बात करेंगे उसका भी, उससे संबंधित भी बात आगे करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अभी तो कुछ करने वाले हैं क्या, वैशनगर तक यहाँ तक रुक जाएंगे, ठीक है। एक और अभिलेख आता है भरहुत का अभिलेख, कौन सा अभिलेख साथियों, भरहुत का अभिलेख, ठीक है। भरहुत का लेख या अभिलेख, लेख लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। भरहुत का लेख, ये भी साथियों कहां पर है, एमपी का है, सतना एमपी, शुंग कालीन लेख है ये, शुंग कालीन लेख है। तो ध्यान रखना शुंग कालीन जानकारियां यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि शुंग कालीन जानकारी यहाँ पर मिलती है, कुछ रचनाओं की, कुछ और चीजों की भी जानकारी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इन तीनों जानकारियों के साथ थोड़ा और आगे लिए चलता हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2 और उत्पत्ति से संबंधित ले लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे साथियों उस स्तंभ लेख की शासकों के साथ ही, ठीक है। तो जानकारी के स्रोत के रूप में मत्स्य पुराण, मत्स्य, विष्णु, वायु पुराण एवं एक रचना अगर आप लोग पढ़ोगे साथियों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हर्षचरित की अपन बात करेंगे साथियों, ध्यान रखना, मैं आप लोगों को एक रचना और बता रहा हूं जिसका नाम है हर्षचरित्र। सब लोग जानते हो, बताने की जरूरत क्या है कि इसका रचनाकार कौन है, हर्षचरित्र, ठीक है। ये लीजिए, ये इनको किस वंश का मानते थे, मैं डायरेक्ट आगे लिख देता हूं, ज्यादा हेडिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा। निम्न जाति, निम्न कुल, या इन्हें कहते थे अनार्य, ठीक है। अनार्य वो लोग हैं जो वैदिक धर्म पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, यज्ञ वगैरह नहीं करते, ठीक है। तो हर्षचरित्र, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण में इन्हें क्या कहा गया है, निम्न कुल का। किसको साथियों, इन शुंग को, है ना, शुंग, है ना। और शुंग मान लो आप लोग किसको, पुष्यमित्र शुंग को ही,
किसको मान लो, पुष्यमित्र शुंग को ही मान लो, ठीक है। और इसको अगर मान लोगे तो फिर अपने आप ये पूरा वंश तो इसी पर आधारित हो जाएगा। तो पुष्यमित्र शुंग क्या था, इनके अनुसार निम्न कुल का था, अनार्य था। उसके बाद एक बात और लिखोगे आप लोग, कुछ रचनाएं जब हम लोग और उल्लेख करते हैं तो यहाँ पर अब बची हुई जो रचनाएं हैं, यानी एक तो कालिदास के साथियों मालविक, अग्निमित्र, ब्राह्मण साहित्य है, पाणिनि की जो रचना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उनमें कालिदास, ठीक है, लिख लो आप थोड़ा सा, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य कालिदास, पाणिनि, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य कालिदास, पाणिनि, और एक है तारानाथ, तिब्बती तारानाथ जानते होंगे, तारानाथ। इनके अनुसार साथियों ये थे ब्राह्मण, क्या थे, ब्राह्मण थे भैया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर इन्होंने जन्म लिया, तो ये ब्राह्मण थे। अंततः देखिए ये एक तरीके से सारे प्रमाणिक है, इनमें मत्स्य, विष्णु, वायु, प्राण, इनको क्या माना जाता है, कुछ लोग अप्रमाणिक मान लेते हैं। तो हर्ष चरित्र एक इशारा तो यहाँ पर है, लेकिन ज्यादातर समर्थक इसके हैं, तो ध्यान रखना। प्रश्नवाचक पुष्यमित्र शुंग क्या था, ब्राह्मण, जाट, राजपूत इत्यादि कोई आ जाए, ठीक है, विदेशी इत्यादि कोई आ जाए, तो उसमें ध्यान रखना आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। कई बार इस प्रकार ज्यादा क्लोज नहीं आता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आर्य अनार्य भी अगर कोई आए तो इनके अनुसार था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको आरंभ में ही दे दिए साथियों, ठीक है। अगर अपन चर्चा करें अब आगे के शासकों की, उससे पहले है ना पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। थोड़ा सा समय की मैं देख लेता हूँ कितना है, चलिए काफी पड़ा है तो ले लेते हैं। और अपने तो शुंग राजवंश में जानकारी के स्रोत हमने पढ़ लिया है। अब देखिए अगली बात करेंगे, पुष्यमित्र के बारे में काफी चर्चा कर ली है। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी, यानी कि इसके उत्तराधिकारी कौन कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन थे। ज्यादा योग्य शासकों की चर्चा यहाँ पर नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जरूरी है। तो सबसे पहले साथियों पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, पुत्र, ठीक है, और इस पुत्र का नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था, अग्निमित्र, ठीक है। और इस अग्निमित्र, ये पुष्यमित्र शुंग था ना, उसी समय भी आपको मैंने बताया था विद्रभ, विद्रभ या एक और लिख लेना विद्रभ, वह दोनों लिख लेना, वह विदिशा, विदिशा का राज्यपाल था। ये इसके समय भी राज्यपाल था। और राज्यपाल शब्द उपराजा के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था, हम बीच बीच में पढ़ते आ रहे हैं। अशोक के समय भी हमने इस उपराजा शब्द का उल्लेख मिला है हमने। तो पुत्र अग्निमित्र, विद्रभ व विदिशा का क्या था, राज्यपाल। और अग्निमित्र के समय, ये तो विद्रोह तो होता है पुष्यमित्र के समय, तो अग्निमित्र ने साथियों विद्रभ का क्या है, विद्रोह का दमन किया था, विद्रोह का क्या किया था, दमन किया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, कालिदास के द्वारा मालविका अग्निमित्र ये जानकारी का स्रोत है। और ये कौन है, कालिदास, इसके रचनाकार है। 3 बार लिखा दिया, ठीक है, ये तो पक्का हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो पुत्र अग्निमित्र, विद्रभ व विदिशा का राज्यपाल, विद्रोह का दमन, मालविका अग्निमित्र। साथियों कालिदास के समय की बात मैंने बताई है, ठीक है। कालिदास ने ये रचना लिखी थी मालविका अग्निमित्र, वो इस अग्निमित्र से संबंधित थी। पूछा जा सकता है कि कालिदास के मालविका अग्निमित्र में जो अग्निमित्र था वो किस वंश का शासक था। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ इसका उत्तर बता नहीं पाओगे, ठीक है साथियों। तो ये था अग्निमित्र। और अग्निमित्र ने 8 वर्ष तक शासन किया था, 8 वर्ष शासन, ठीक है। इसका मतलब कम ही समय तक इसने क्या कर लिया, शासन किया था, ठीक है, 8 वर्ष शासन। उसके बाद भी कहते हैं कि यहाँ पर 10 और शासक भी होते हैं, उनका भी उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें इतना कुछ भी नहीं याद करना। आगे महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा कर लेते हैं। तो उसी में साथियों एक होता है भागभद्र। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी पढ़ रहे हैं, पुत्र अग्निमित्र की चर्चा की है, 8 वर्ष तक शासन करता है। विद्रभ विदिशा का क्या है साथियों, ये राज्यपाल भी था, ठीक है। और मैंने कहा 8 वर्ष तक ये शासन कर लेता है। उसके बाद इसी पुष्यमित्र के बाद में एक शासक और आता है भागभद्र।
ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। भागभद्र, नाम क्या है? भागभद्र, ठीक है। इस भागभद्र के द्वारा साथियों, भागभद्र के समय की एक इंपॉर्टेंट घटना होती है भैया। इसके समय अगर अपन लोग बात करें, ये भागभद्र कहाँ का शासक है? मगध का शासक है। कहाँ का शासक है साथियों? मगध का। और ये विदिशा का है ना, एक तरीके से इसका क्षेत्र है ना, दरबार है, वो यहाँ पर अभी विदिशा में है। कहाँ पर है भैया? विदिशा। और विदिशा मैंने बता दिया कहाँ पर है? एमपी। कहाँ पर है साथियों? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, विदिशा। तो यहाँ पर ये दरबार लगाता है, दरबार, ठीक है, दरबार इसका यहाँ है। अब होता क्या है, मैं इधर से आपको बता रहा हूँ। एक क्षेत्र है, इसका नाम है तक्षशिला। यवनों का आक्रमण हो जाता है तक्षशिला तक, तो यवनों का अधिकार हो जाता है। तो तक्षशिला का एक शासक है, यवन शासक है। तक्षशिला का शासक है साथियों, एक यवन शासक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, अब आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाइए साथियों, ठीक है। तक्षशिला का शासक है जिसका नाम है एंटियालकिड्स। क्या नाम है? तक्षशिला का शासक है जिसका नाम है एंटियालकिड्स, ठीक है। ये चीजें याद, अगर आपने थोड़ी सी कोशिश कर ली, इतनी याद हो जाएगी, कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे ही नाम आएगा उत्तर दे दोगे। तो ये शासक है साथियों एंटियालकिड्स, और जैसे ही ये एंटियालकिड्स का नाम आया तो इस शासक का साथियों एक होता है राजदूत। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, राजदूत। और इस राजदूत का नाम होता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। राजदूत का नाम मैंने आपको पहले बताया है ना, हेरियोल्ड्स, ठीक है, हेरियोल्ड्स, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सॉरी, क्या बता रहा हूं, हेरियोल्ड्स नहीं है ना, हेरियोडोरस है, हेरियोडोरस। दोबारा सुन लीजिए, मैं लिख देता हूं फिर ठीक रहेगा, लिखने के बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। हेरियोडोरस, ठीक है। कई जगह तो ये ओ लिखा मिलेगा, कई जगह यो मिलेगा, लेकिन आप चिंता नहीं करिए, हेरियोडोरस, ठीक है। ये राजदूत है। तो अब इस राजदूत का हम क्या करें भाई? अरे काम आएगा। इस राजदूत, ये राजदूत है कहां पर है? तो इस तक्षशिला के शासक जिसका नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, एंटियालकिड्स। और ये कौन सा शासक है साथियों? यवन शासक है। कौन सा शासक है? यवन शासक, ठीक है, इंडो ग्रीक शासक है। मिनांडर की चर्चा हमने की थी वहां पर। तो राजदूत है जिसका नाम है हेरियोडोरस है। और ये हेरियोडोरस क्या करता है साथियों? इधर आता है किसके दरबार में? यानी कि इस विदिशा दरबार में आता है। तो ध्यान रखना, तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स ने अपना राजदूत हेरियोडोरस को कहां पर भेजा? यानी कि विदिशा दरबार में भेजा। किसके दरबार में? यहाँ पर दरबार किसका है? भागभद्र का। प्रश्न आ सकता है कि भागभद्र के समय कौन सा यवन राजदूत आया? तो ये था साथियों आपका यवन राजदूत, जो कि तक्षशिला का शासक है एंटियालकिड्स, वहां से आया है हेरियोडोरस, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, वो यहाँ से चल करके कहां पर आ गया? भाई यहाँ पर आ गया। कौन? जिसका नाम है साथियों हेरियोडोरस, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पर ले आए। और तो कैसे लाएंगे? ये तरीका लाने का नाम लिख दिया। अब ये यहाँ पर आकर के साथियों वैष्णव धर्म से प्रभावित हो जाता है। वैष्णव धर्म, इसे आप क्या कह दोगे? भागवत धर्म का ये क्या हो जाता है साथियों? अनुयायी। क्या हो जाता है? अनुयायी हो जाता है। और अनुयायी होने के बाद में विदिशा के अंदर एक क्षेत्र है साथियों जिसका नाम है वैशनगर। क्या नाम है? वैशनगर। और इस वैशनगर मैंने आपको बता दिया कहां पर है? विदिशा में है। और विदिशा कहां पर है? एमपी में है। और ये यहां पर क्या लिख देता है साथियों? एक स्तंभ का निर्माण करवाता है। हेरियोडोरस वैशनगर विदिशा के अंदर क्या करवाता है? एक गुरुड़ स्तंभ अभिलेख का निर्माण करवाता है। गुरुड़, देखिए गौर करना, गरुड़ नहीं होगा, गरुड़ होगा, एक तो ये ध्यान रख लेना हमेशा ही, ठीक है। गरुड़, गुरुड़, एक तो देखिए दो शब्द आएंगे यहां पर, एक तो गुरुड़ स्तंभ, ठीक है। आप इसे गुरुड़ क्या कह सकते हो? स्तंभ कह सकते हो, ठीक है। गरुड़ स्तंभ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि वैशनगर अभिलेख का दूसरा नाम क्या है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया साथियों, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, ठीक है। और एक और आ जाएगा साथियों, अगर आप लोग चर्चा करोगे तो जिस प्रकार, एक तो गरुड़ स्तंभ बता दिया, गरुड़ ध्वज अभिलेख है ना, इसी का नाम आएगा स्तंभ का। इसी का नाम एक और मिलेगा आपको, गरुड़ ध्वज, ठीक है। और इसी अभिलेख का दूसरा नाम क्या मिलेगा? बनाया किसने साथियों?
हेरियोडोरस। तो हेरियोडोरस लेक, ये लीजिए हेरियोडोरस लेक, ठीक है। 3 नाम हो गए। देखो सारी चीजें मिक्स करके फिर बताने की चेष्टा कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इसी प्रकार आप पढ़िएगा, रटना नहीं पड़ेगा, रटना भूल जाओगे। तो गरुड़ स्तंभ लेक, गरुड़ ध्वज लेक इसी का नाम है और इसी को हेरियोडोरस के लेक कहते हैं। और ये है बनाया किसने? इस खुद ने ही बनाया है, इसने बनाया तो ये नाम करेगा। और ये भगवान विष्णु और है ना वैष्णव धर्म का क्या बन गया? अनुयायी बन गया। इस कारण साथियों ये क्या करेगा? इसका नाम रख देता है गरुड़ स्तंभ लेक या गरुड़ ध्वज लेक, ठीक है। इसके अंदर ये सारी की सारी जानकारियां मिलती है, इनसे संबंधित काफी जानकारियां मिलती है। तो जानकारी का स्रोत मैंने आपको बताया था कि वेशनगर को आप पेंडिंग छोड़ दो, भागभद्र में हम चर्चा करेंगे। तो ये लीजिए साथियों भागभद्र, और भागभद्र के समय तक्षशिला का शासक एंटियालकिडस का यवन शासक जिसका नाम है हेरियोडोरस। और देखो देखो दो नाम है, देखो यहाँ या हेरियाडोरस लिख दिया मैंने, यो लिख दो या ओ लिख दो, अलग अलग मिलेगा। अंग्रेजी के शब्द है उनको लेकर आया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हेरियोडोरस, हेरियो और हेरियो में कोई फर्क नहीं है, आम में फर्क नहीं कोई ज्यादा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। तो विदिशा एमपी दरबार में उपस्थित होता है भागभद्र के। तो मुझे लगता है ये चीज तो आप लोगों के सारी की सारी समझ में आ गई है, ठीक है। हाँ, कुछ मैं और भी चर्चा इससे संबंधित कर लेता हूं, यानी भागभद्र से संबंधित तो अब हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अंतिम शासक की चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं और बता रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए। ये जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख है ना, इसको यहाँ की स्थानीय भाषा में, यानी स्थानीय भाषा को आप कह दोगे लोक भाषा में खाम बाबा कहते हैं। खान बाबा नहीं, खाम बाबा। क्या कहते हैं? खाम बाबा। वाह सा वाह, क्या जानकारी। इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिल रही है तो आप लोग सौभाग्यशाली हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी पढ़ रहे थे और यहाँ पर भागभद्र की चर्चा की है। लास्ट और अंतिम शासक आ चुका है किसका साथियों? आपके यानी शुंग राजवंश का अंतिम शासक है साथियों, जिसका नाम है देवभूति। देवभूति, एक ही बात याद करनी है, ये देवभूति क्या है? शुंग राजवंश का अंतिम शासक, ठीक है। और ये अंतिम शासक कैसे हुआ? क्योंकि इस देवभूति का एक सेनापति होता है, सेनापति, मंत्री, अमात्य, और इसका नाम होता है साथियों वासुदेव। क्या नाम होता है? वासुदेव। और इसी वासुदेव के द्वारा इसको गद्दी से हटा दिया जाता है। वासुदेव द्वारा गद्दी से हटा दिया जाता है, गद्दी से हटाकर कण्व वंश की स्थापना, कण्व वंश की स्थापना, लो ये लो कण्व वंश की यहाँ पर क्या हो गई? स्थापना हो गई। देवभूति जो कि अंतिम शासक था, क्या पढ़ा? कुल मिलाकर सबसे पहले क्या मिला? पुष्यभूति मित्र, उसके बाद अग्निमित्र, उसके बाद भागभद्र, और उसके बाद क्या पढ़ा? देवभूति। 4 शासकों को पढ़ा। कितनी गजब जानकारी ले ली। तो देवभूति शुंग राजवंश का अंतिम शासक, सेनापति अमात्य, वासुदेव द्वारा गद्दी से हटा करके इसकी क्या कर दी गई साथियों? हटा दिया गया गद्दी से। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि वासुदेव के द्वारा ही कण्व वंश की स्थापना की जाती है। तो अगला वंश आप लोग ले सकते हो, कोई है ना उसमें हर्ज ही नहीं है। एक छोटा सा वंश और पूरा कर देता हूँ साथ में। पूरा तो हो गया, पूरा तो यहीं पर हो गया, पूरा तो हो ही गया ये, है ना। क्यों? क्योंकि अब अगला वंश आपका यहाँ पर आपको केवल ये लिखना पड़ेगा कि कण्व वंश, ठीक है। और कण्व वंश के बारे में पहला प्रश्न ये बनता है संस्थापक। ये भी मैंने लिखा दिया आप लोगों को कि यहाँ संस्थापक कौन है इस कण्व वंश का, तो उसका नाम साथियों वासुदेव है। और ये बनता कैसे हैं अभी यही लिखाया मैंने, है ना। लगभग ये साथियों 75, ठीक है। इस पूरे वंश की अगर चर्चा करें ना, इस कण्व वंश की, तो यहाँ पर ये 75 से बन जाता है साथियों। कहाँ से? 75 से लेकर 30 मिलेगा, कई जगह आपको 73 से 28 मिलेगा, ठीक है। 72 से 28 मिलेगा। तो आप लोग मोटी मोटी बात 75 से लेकर के 30 जो BC है, इसका समय ये रहता है किसका? कण्व वंश का रहता है। कण्व वंश का शासक कौन है? वासुदेव। और वासुदेव ने अभी अभी किसको हटाया साथियों? वासुदेव ने, यानी कि अभी अभी हम बात कर रहे हैं, यानी कि किस वंश के?
शुंग वंश के देवभूति को हराकर क्या कर लिया, हराकर गद्दी पर बैठ गया, गद्दी पर बैठा और एक राजवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया इस वंश की कोई और बात है क्या? और बात है, 4 शासक, एक तो भूमिपुत्र, एक नारायण, एक सुसीमा या सुशर्मण। सुन लीजिए, लिखा देता हूं, ठीक रहेगा। सारी चीजें थोड़ी लिख लेंगे शॉर्ट में, तो एक बिंदु मिलेगा आप लोगों को। इस कणव वंश के अंदर 4 शासकों का उल्लेख मिलेगा साथियों। कणव वंश के अंदर कितने शासक है? 4 शासक। अब भला ये 4 शासक कौन कौन से रह गए भाई? अरे भैया, एक तो आपने पढ़ लिया जिस महापुरुष का नाम था वासुदेव चौहान भी है राजस्थान के इतिहास में। एक आप लोगों को मिलेगा साथियों, अगर अपन चर्चा करें, देखिए है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि नारायण भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, नारायण, ठीक है, नारायण, वासुदेव तो नारायण उसी का नाम है। एक मिलेगा सुशर्मा, क्या मिलेगा साथियों? सुशर्मा। और एक मिलेगा भूमिपुत्र, तो वसुधा भी, वैसे देखिए सुन लेता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। वासुदेव, उसके बाद में आपको मिलेगा भूमि मित्र, एक शब्द मिलेगा आपको साथियों नारायण, ठीक है। एक मिलेगा साथियों आपको सुशर्मण, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, सुशर्मण, या इसका नाम आता है सुसीमा, ठीक है। अगर ऐसा कोई नाम आ जाए तो ध्यान रखना, सुसीमा। और ऐसे ही एक था, आप लोगों को पता होगा साथियों, सुसीम, ठीक है, सुसीम, तो उसको हम मौर्य काल में छोड़ चुके हैं। तो सुशर्मा और सुसीमा, ठीक है, ध्यान रखना, इसी का ही नाम मिलता है। और ये क्या था? इस वंश का, कणव वंश का अंतिम शासक था साथियों, अंतिम शासक। और इस शासक को लगभग टाइम क्या है साथियों, है ना, 30 BC है, लेकिन ज्यादा आप लोग इस टाइम पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना, क्योंकि सीधा फैक्ट आ जाता है। ये अंतिम शासक था। और इसको हराता कौन है? इसको हराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अपने आप पता चल गया। क्या आप लोगों को नाम याद आ रहा है? सिमुक का, है ना, अभी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। मौर्य वंश का संस्थापक था, सिमुक की बात करेंगे, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। तो सुशर्मण, सुसीमा, ये अंतिम शासक था। और इसको हराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था साथियों? सिमुक। इसी का ये भी क्या होता है, बस मामला सेम ही है। सिमुक इसका क्या होता है साथियों? सेनापति, इसे आप लोग एमात्य कह सकते हो, एमात्य, ठीक है। और इसी के द्वारा, सिमुक के द्वारा यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? सिमुक द्वारा इसे हरा करके सातवाहन वंश की स्थापना कर ली जाती है। सातवाहन वंश की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना, ये थी साथियों आज की आपकी क्लास। 1 मिनट और देख लीजिए। कणव वंश संस्थापक वासुदेव देवभूति को हराकर गद्दी पर बैठा। 75 से 30 BC, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट में आगे पीछे थोड़ी बहुत होती है। 4 शासक है। वासुदेव जो कि संस्थापक था, भूमिपुत्र, वसुधा भी भूमि होता है और इधर भूमि भी भूमि होता है, ठीक है, थोड़ा देख लेना। तो भूमि, और एक क्या है नारायण, एक है सुशर्मण या सुसीमा, ठीक है, ऐसा उल्लेख मिलेगा। अंतिम शासक है ये सुसीमा। सिमुक सेनापति होता है इसका, यानी किसका सेनापति होता है? इसी का सेनापति होता है। इसका नाम क्या है? सिमुक। सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की यहाँ पर स्थापना हो जाती है, इसको गद्दी से हटा करके, ठीक है। तो एक अगला राजवंश और आ गया सातवाहन। हमने पढ़ा था ना, सुक सात है, सुक सात, तो सुक पूरा हो गया, शुंग वंश पूरा हो गया, कणव वंश पूरा हो गया। अगला वंश सातवाहन बहुत ही छोटा है, अगली कक्षा में उसको ले लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक अच्छा राजवंश आपका पूरा हो जाएगा, जल्दी ही करूंगा, बहुत जल्दी, तो वो भी पूरा करवा दूंगा। साथियों, साथ आप लोगों को ये कक्षा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें या करें, पसंद आए तो आप कम से कम नीचे कमेंट जरूर करें। तो साथियों, आप मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।